हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैंने एक बुक बनाई है, एमएससी मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक। अगर आप उसको बाय करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। और एक किताब पूरी एमएससी समाप्त, मतलब एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी का सिलेबस कवर अप हो जाएगा, ठीक है बेटा। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं। बेटा देखो, इसी टाइप के एग्जांपल हमारे चल रहे हैं, ठीक है। कि हमें ये शो करना होगा कि मेरे पास जो ये फंक्शन है इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के एग्जांपल के लिए या इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं। तो अगर इस टाइप के एग्जांपल आते हैं तो हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। आप देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसमें हमें सबसे पहले एलएचएस और आरएचएस लिखना होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसकी लिखनी होगी। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो ये मेरे पास फंक्शन है हमें ये चेक करना होगा कि ये फंक्शन एलएचएस में है कि आरएचएस में है या दोनों में प्रेजेंट है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना होगा कि वो जिसमें भी प्रेजेंट है उसमें इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद स्टेप नंबर 4 में हमारा काम ये रहेगा कि हमें चेक करना है क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम बोल देंगे सॉल्यूशन है। अगर नहीं है तो हम बोल देंगे सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ पे शो या वेरीफाई वाला पोर्शन आएगा मैक्सिमम एग्जांपल्स में। तो हमारे पास हमेशा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ही आएगा, क्योंकि हमें दिखाना ही ये है कि इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसके लिए दोनों इक्वल आएंगे और ये सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो अब देखो यहाँ पे, मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए ये 4 स्टेप हमें करने होंगे। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। देखो, एग्जाम्पल शो दैट u ऑफ x इक्वल टू cos 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन दिस। यहाँ पे क्या दिखाना है हमें कि ये जो फंक्शन है इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ये चीज हमें शो करनी है। तो इसी टाइप का हो गया ना कि मेरे पास फंक्शन है, हमें ये दिखाना है कि इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसके लिए 4 स्टेप ये हम फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। बट जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स पीछे कराए हैं उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास जो है के आ रहा है, जो फंक्शन है एक्स एंड टी का, इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल कहते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू हमें ये गिवन है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक या थोड़ा सा डिफरेंस है, जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल्स कराए हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। क्लियर बेटा। अब देखो, हमें ये बात तो समझ आ गई कि है तो उसी टाइप का, इसको इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिखाना है, तो हमें वो 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसके सॉल्यूशन पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में जब हम लिखना शुरू करते हैं बेटा क्या लिखते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है। तो मैंने यहाँ पे जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है वो लिख दी, ठीक है। और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर। अब देखो, जैसे मैंने गिवन इंटीग्रल इक्वेशन लिखी तो यहाँ पे मेरे पास ये है, ठीक है, कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी तो गिवन है, तो हमने इसकी भी लिखी साथ में। ओके, सेकंड जो हमें गिवन है वो है ये वाला u ऑफ x इक्वल टू cos 2x, जो फंक्शन है वो गिवन है। अब इससे ये कैसे आए अब बताने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें जो हमारा यहाँ पे है स्टेप नंबर फर्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले हमें एलएचएस लिखना होगा, उसके बाद आरएचएस लिखना होगा स्टेप नंबर फर्स्ट में, ठीक है।
LHS और RHS लिखने होंगे हमें। अब LHS RHS किसके लिखने हैं? इंटीग्रल इक्वेशन के। तो बेटा आप सभी को पता है इक्वल टू के इधर वाला क्या होता है मेरे पास? LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के इधर वाला पोर्शन क्या होता है मेरे पास? RHS। ठीक है, तो ये वाला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया? LHS और RHS क्या है मेरे पास? cos x प्लस के 3 इंटीग्रेशन जो है वो 0 से पाई तक है, एंड यहाँ पे है दिस के जो है वो फंक्शन है x एंड t का, और यहाँ पे u ऑफ t और dt। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर हो गया बेटा? LHS लिख लिया, RHS लिख लिया। स्टेप नंबर सेकंड हमें ये देखना है कि जो मेरे पास ये फंक्शन है u ऑफ x जो है वो मेरे पास LHS में प्रेजेंट है या RHS में है या दोनों में है। तो जहां जहां भी प्रेजेंट होगा हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे स्टेप नंबर थर्ड में। तो पहले हम चेक कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 के हिसाब से। तो जब मैंने स्टेप नंबर 2 के हिसाब से चेक किया तो मेरे पास ये फंक्शन LHS में भी है और ये u ऑफ x है, बट यहाँ पे u ऑफ t है, मतलब u फंक्शन तो है ना, तो ये यहाँ पे भी है। तो मेरे पास LHS और RHS दोनों में प्रेजेंट है। दिस इज द स्टेप नंबर सेकेंड। अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या कहते हैं कि वो जहाँ भी प्रेजेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दो और उसको सॉल्व करो। तो मैं LHS में प्रेजेंट है तो मैं LHS ले लेती हूँ और इसकी क्या है यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करती हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा? cos 2x। तो यहाँ से मेरे पास ये निकल के आ गया cos 2x। इसको और क्या सॉल्व करें? ठीक है, तो LHS तो हो गया। अब RHS की बात आती है। ठीक है, नीचे कर देते थोड़ा सा। अब बात आती है RHS की। ठीक है, अब RHS में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे u ऑफ t की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, बट हमें गिवन तो u ऑफ x की है, मतलब x की जगह हमें क्या है यहाँ पे t की नीड है, तो x की जगह t पुट कर दो। तो जब मैं यहाँ पे x की जगह t रखूंगी तो यहाँ पे भी तो x की जगह t हो जाएगा, जहां जहां x है वहां t आ जाएगा। तो मेरे पास u ऑफ t की वैल्यू क्या आ गई? cos 2t। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो RHS है वो बन जाएगा cos x प्लस के 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पे के फंक्शन है x एंड t का, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos t और dt। दिस इज द RHS। ठीक है, इतना क्लियर? तो यहाँ तक भी आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी बेटा। अब यहाँ पे जो ये मेरे पास चल रहा है ये मेरे पास RHS ही चल रहा है। देखो बेटा, इस RHS को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। अब इसकी वैल्यू मेरे पास ये है और ये है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पे t की जगह मेरे पास dx होता, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये ध्यान से समझ। अगर dx होता तो यहाँ पे dx होता तो ये जो लिमिट है यहाँ पे 0 से पाई, ये x जो है मेरे पास वो वेरी करता 0 से पाई। यही तो चीज है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से पाई तक। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सीधे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते, एक बार ये एक बार ये। कैसे कि मैं x को वेरी कराती 0 से t तक और t से पाई तक। तो मेरे लिए सिंपल आसान था, बट यहाँ पे केस क्या अपोजिट हुआ बेटा? यहाँ पर मेरे पास जो इंटीग्रेशन हो रही है वो t के रेस्पेक्ट में हो रही है। अब t के रेस्पेक्ट में हो रही है तो t मेरे पास वेरी कर रहा है 0 से पाई तक। ठीक है, तो एक ध्यान देना यहाँ पे। तो मेरे पास जो t वेरी कर रहा है वो 0 से यहाँ पे बेटा ये 0 है, 0 से पाई तक वेरी कर रहा है, 0 से पाई तक। ये t मेरे पास वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। बात समझ आ गई? बट मुझे तो वैल्यू इसकी चाहिए और इसकी वैल्यू इस हिसाब से दी हुई है कि यहाँ पे मेरे पास x वेरी कर रहा है। x वेरी यहाँ पे कर रहा है 0 से t तक और x वेरी कर रहा है यहाँ पे t से पाई तक।
बट मुझे तो यहाँ पे टी के लिए चाहिए क्योंकि टी वेरी कर रहा है 0 से पाई, तो मुझे एक्स वाला पोर्शन, एक्स वेरी वाला तो चाहिए नहीं। तो अब यहाँ पे किस तरीके से करेंगे वो चीज़ ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बेटा ध्यान से समझना यहाँ पे हम करने वाले क्या है। ठीक है, तो मेरे को कुछ इस तरीके से लाना है कि टी मेरे पास जो है वो वेरी करे यहाँ तक और फिर यहाँ से कुछ यहाँ तक। बात समझ आई? तो अब देखो क्या करने वाले हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे x है, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से t तक और फिर t से पाई तक। मतलब x की वैल्यू मेरे पास 0 से पाई के ही बीच में है। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास 0 से पाई के बीच में ही तो है। 0 से t तक गया, देखो यहाँ से सिंपल सा ऐसे ध्यान रखना, 0 से t तक गया, ठीक है, और t से मेरे पास पाई तक गया। यहाँ पे x जा रहा है तो ये 0 से पाई के बीच में ही तो जा रहा है, तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, कि x मेरे पास जो है वो 0 से पाई के बीच में ही है, तो x मेरे पास कहाँ है, 0 से पाई के बीच में, मैंने मान लिया यहाँ पर है। 0 से पाई के बीच में मेरे पास क्या है, x है। अगर मेरे पास t यहाँ पर हो, हम इधर वाला t ले रहे हो, कौन सा t ले रहे हो बेटा, ये वाला t, इतने में। सेकंड जो है, अगर मैं t इधर ले लूं कि मेरे पास जो है t जो है वो इधर है, एक मिनट सही से लिख दो, t जो है मेरे पास वो यहाँ पर है, क्योंकि t की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है। तो मैंने मान लिया कि t की वैल्यू अगर इधर है, x से इधर है, तब कहाँ पे, यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो मेन काम हमारा हो गया। अब मैं एक बार ये थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर अगर मेरे पास x होता तो x है तो x के रेस्पेक्ट में मेरे पास क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रही है, तो x के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो x जो है मेरे पास वो वेरी कर रहा है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो x वेरी कर रहा है 0 से पाई के बीच में, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बीच में कोई t मान लूंगी, और 0 से t जब x वेरी करेगा, t से पाई जब वेरी करेगा, तो मेरे पास ये आराम से ये वैल्यू आ जाएंगी। बट यहाँ पे काम क्या हुआ है कि हमारे पास इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू t। बात समझ आई? तो मतलब t वेरी कर रहा है 0 से पाई, t वेरी कर रहा है 0 से पाई। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो इस हिसाब से रखेंगे कि t मेरे पास वेरी करे कुछ, मतलब 0 से, जैसे यहाँ पे t वेरी करे, यहाँ पे x मत मानो, जैसे मेरे पास ये है t वेरी कर रहा है 0 से पाई तक। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा t है, तो मैं यहाँ पे कोई z मान लूंगी। तो मैं जब यहाँ पे बेटा करूंगी इसको, मतलब सॉल्व करूंगी, तो t की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो यहाँ पे मैं कोई z लूंगी, तो उस हिसाब से मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे वेरिएशन मतलब कैसे होगा, t वेरी करेगा 0 से z और z से पाई, कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, ऐसे। बात समझ आई? तो हमें t के लिए करना है, बट बेटा यहाँ पे जो हमें चीज गिवन है, यहाँ पे जो ये k की वैल्यू गिवन है, वो तो बेटा उसमें तो मेरे पास x वेरी कर रहा है, बट मुझे तो यहाँ t वेरी कराना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बात समझ आई? अगर यहाँ पे x होता तो मेरे पास यहाँ पे भी x वेरी कर रहा है, तो मैं आसानी से ये चीज लिख सकती थी, बट यहाँ पे मेरे पास t वेरी कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो t में ही वेरी चाहिए, बट यहाँ पे x में है, तो इसीलिए मैंने ये फंडा अपनाया है। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे t वेरी कराना है, उस हिसाब से इसकी वैल्यू लेनी है। बात समझ आ गई बेटा? क्लियर? आई होप ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए बहुत जरूरी है, इस चीज को आप ध्यान देना। अगर यहाँ पे x होता तो x वेरी कर रहा था, यहाँ पे भी x वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये आसानी से वैल्यू लिख सकते थे, बट यहाँ पे t वेरी कर रहा है 0 से पाई, और मुझे जो यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए वो t में ही चाहिए कि t वेरी करे,
ठीक है, बट यहाँ पे टी वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे टी को फिक्स कर दिया। बात समझ आई? तो उसके लिए हमने यहाँ पे टी वेरी कर रहा है और यहाँ पे हमने एक्स को फिक्स किया, ये चीज समझ के कि टी वेरी कर रहा है 0 से पाई और जो एक्स है वो भी 0 से पाई के बीच में है, तो मैंने यहाँ पे एक एक्स फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स है मेरे पास। अब जब टी मेरे पास यहाँ हो और जब टी मेरे पास यहाँ हो तब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहीं से वैल्यू लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है बेटा, तो मेरे पास अब यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, RHS। ध्यान देना बेटा, मैं थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ। यहाँ पे मेरे पास RHS क्या आएगा, ध्यान देना बेटा, cos x प्लस 3। अब देखो जो मेरे पास t है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, एक बार 0 से x तक। ठीक है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x से पाई तक, x से पाई तक। ओके, क्लियर बेटा? अब देखो 0 से x तक गया तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे cos 2t और यहाँ पे dt। यहाँ पे भी मेरे पास ये चीज एज इट इज cos 2t और यहाँ पे dt, मतलब इसके साथ ही। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, बात समझ आई? अब देखो, अब इसको आप मैच कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन हो रही है t के रेस्पेक्ट में। बात समझ आई? तो t के रेस्पेक्ट में हो रही है तो t वेरी कर रहा है 0 से पाई, तो मैं इसको इस तरीके से, मतलब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है तो मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगी लिमिट को। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से करूंगी कि मेरे पास जो t है वो 0 से x तक वेरी करे। तो जो t है मेरे पास वो 0 से x तक वेरी करे और फिर जो t है वो x से पाई तक वेरी करे, क्योंकि यहाँ पे t जो है वो 0 से पाई तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, 0 से x ले आए एक बार t को और फिर x से पाई तक ले आए, तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमने ब्रेक इस हिसाब से किया। और हमने बेटा ये फंडा क्यों अपनाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमें टी वेरी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास एक्स वेरी हो रहा है, तो हमें तो टी वेरी वाला चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स होता तो हम डायरेक्ट, यहाँ पे भी एक्स वेरी कर रहा है यहाँ पे भी, तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देते हैं, बट यहाँ पे टी वेरी कर रहा है, यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा है, तो इसके लिए हमने ये चीज अपनाई कि हमारे पास जो है टी इसके बीच में वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और एक्स जो है हमारे पास इससे इसके बीच में ही कहीं ना कहीं है, तो हमने मान लिया यहाँ है। तो हमारे पास जो टी है वो पहले 0 से x तक जाएगा फिर x से पाई तक जाएगा, और यही चीज आपको देख लेना यहाँ पे लिखी हुई है RHS में। cos x प्लस के 3 इंटीग्रेशन 0 से x के x t, और यहाँ पे ut अभी वैल्यू नहीं रखी, मैंने रख दी cos 2t dt प्लस x से पाई के एक्स टी के ऑफ एक्स टी और u ऑफ t की यहाँ पे वैल्यू रख दी cos 2t dt। ठीक है, तो ये किस तरीके से आए वो चीज समझ आ गया बेटा? यहाँ पे t वेरी कर रहा था तो हमने t वेरी करा 0 से पाई तक। ठीक है, और यहाँ पे x हमने फिक्स मान लिया उसके हिसाब से जैसे हमें ये दिया हुआ है, और फिर हमारे पास t वेरी करेगा 0 से x और x से पाई। अब देखो मेरे को यहाँ पे अब इसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ तक का तो काम हो गया ना। अब मुझे इसकी कर्नल की यहाँ पे वैल्यू रखनी है। अब इसकी वैल्यू मुझे इस हिसाब से रखनी है कि जब t मेरे पास वेरी करे 0 से x, जब t वेरी करे 0 से x। अब देखो हमें ये नहीं है कि इसमें चेंज करने की जरूरत है, हम यहीं से समझ जाएंगे कि कैसे करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब मेरे पास t वेरी करे 0 से x, मतलब यहाँ पे वेरी करे, तो आप एक चीज ध्यान देना बेटा, जब यहाँ पे ये वेरी करेगा तो मेरे पास t की वैल्यू हमेशा x से छोटी होगी।
ये x के इक्वल हो गई। बात समझ आई? t जो है मेरे पास कहीं यहाँ हो कहीं भी हो सकता है, तो वो हमेशा x से छोटा ही तो होगा। ये चीज आ गई यहाँ पे। दूसरी चीज, t जब मेरे पास यहाँ पे कहीं होगा तो t की वैल्यू हमेशा यहाँ पे मेरे पास x से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे x है तो इन यहाँ पे जो t हम लेंगे उसकी वैल्यू इस x से छोटी होगी, इस x से t की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो भी t हम लेंगे वो इस x से हमारे पास छोटा होगा। यहाँ पे जो भी t हम लेंगे इस x से क्या होगा, बड़ा होगा। इतना के लिए अब इन दोनों चीजों को ही देख के हम यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो वैल्यू देखना, ये चीज कहाँ पे आ रही है मेरे पास x। अब देखना यहाँ पे पहले दिखा देते हैं, t लेस देन x लेस देन इक्वल टू x, t लेस देन इक्वल टू x। तो ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक मिनट, जिस कलर से नीचे किया हुआ उसी कलर से करती हूँ। ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला मुझे दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर। देख लो, t लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू t। तो जब मेरे पास t जो है वो वेरी करेगा, जब मेरे पास t जो है वो वेरी करेगा 0 से x के बीच में, 0 से x के बीच में वेरी करेगा, तब मेरे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या आएगी बेटा, ये वाली। और यही वैल्यू मैंने इसकी रखी हुई है। बात समझ आई? मैं बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रही हूँ। एक बार माइंड में सेट हो जाएगी ना ये बात, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना ये चीज आपने देख लिया बेटा, जो मैं ये चीज दिखाना चाह रही हूँ आपको। एक मिनट बेटा, ये और ये, तो ये चीज मैंने देखी यहाँ पे और ये चीज देखी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो जब मेरे पास t वेरी करेगा 0 से x, जब मेरे पास t वेरी करेगा 0 से x, तो मेरे पास ये चीज है। तो जब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा तो ये है, तो ये चीज है। तो इस केस में मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, cos x sin t। इतना क्लियर? अब देखो, जब मेरे पास t वेरी करेगा x से पाई के बीच में, t जो है x से पाई के बीच में वेरी करेगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये केस है। तो ये वाला केस है यहाँ पर। तो इस केस में मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, sin x cos t। तो sin x cos t। ठीक है, और u ऑफ t की वैल्यू मैंने रखी दी और यहाँ पर dt। तो बात समझ आई? लॉजिक किस तरीके से हमने किया। सिंपल, यहाँ पे x होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे x वेरी कर रहा है तो यहाँ पे भी x वेरी कर रहा है, हम आसानी से लिख सकते हैं। जो कि हम बहुत सारे इंटीग्रेशन और जैसे कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएशन तब हम करते हैं तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, ब्रेक करके करते हैं। बट यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी कि यहाँ पे t वेरी कर रहा है 0 से पाई, बट जो इसकी वैल्यू दी हुई है वो वहाँ पे x वेरी कर रहा है। तो हमने इसको इस हिसाब से बनाया कि यहाँ पे हमारे पास t वेरी कर जाए, और फिर हमने ये देखा कि t जब इसके बीच में होगा तो ये केस है, इसके बीच में होगा तो ये केस है। ये केस हमने देख लिए, तो इस केस में इसकी ये वैल्यू है, इस केस में इसकी ये वैल्यू है, यहाँ पे ये पुट कर दी। ओके, क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब सब का सब आसान है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी हम स्टेप नंबर 3 पे चल रहे हैं, आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आने के बाद अब देखो, इसको मैं अंदर ले जाती हूँ, 3 को अंदर ले जाती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे cos x हो जाएगा और प्लस के 3 इंटीग्रेशन 0 से x cos x, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास sin t, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos t और dt, प्लस
यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी तो आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो x से पाई और यहाँ पे मेरे पास आएगा बेटा साइन x cos t और यहाँ पे cos 2t और dt। इतना क्लियर हो गया, ये अंदर लेंगे। अब देखो cos x तो एज इट इज है मेरे पास। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो x वाली जो हमारा टर्म होगी यहाँ पे वो मेरे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे हम cos x को बाहर ले आए, ठीक है। अंदर हमारे पास रिमेनिंग बच गया cos 2t और sin t, cos 2t और sin t dt, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो साइन जो x वाली टर्म जो होगी वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी। कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो sin x बाहर आ गया और जो रिमेनिंग बचा cos 2t और cos t dt यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप आगे बेटा। अब आगे देखो, यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज करने हैं फॉर्मूले, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं। देखो यहाँ पे है बेटा मेरे पास cos 2t और sin t, तो यहाँ पे देखो ये इस अभी t और ये जो है इसको अभी मैच मत करना, यहाँ पे ये चीज देखना, पहले cos है फिर sin है, पहले cos है फिर sin है, तो ये चीज मैच हो रही है। फिर यहाँ पे cos है cos है, तो cos है cos है, ये मैच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह मेरे पास क्या है, एक ही जगह है मेरे पास 2t और b की जगह मेरे पास यहाँ पे क्या है t। और दूसरी जो यहाँ पे हमें कमी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 2 की, यहाँ पर 2 नहीं है बट यहाँ पे फॉर्मूले में है। तो बेटा यहाँ पे अगर हमें इसके जैसा बनाना हो, इसके जैसा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में ये जो 2 इधर आ रहा है हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में, और यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेंगे। बात समझ आ गई। पहले हमने जो मतलब फॉर्मूला जिस फ्रेम में है उस फ्रेम में हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने इसके हिसाब से इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया कि 2 जो यहाँ है इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो cos अगर a की जगह मैं 2t पुट कर दूं और b की जगह t पुट कर दूं तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और दूसरे में पुट करूंगी तो ये चीज आ जाएगी। अब देखते हैं, पुट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास आएगा cos 2t और sin बेटा t, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे साइन a प्लस के b दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2t प्लस के t माइनस साइन 2t माइनस के t। अब देखो बेटा किया क्या है, इस चीज को ध्यान देना आप। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा यहाँ पे एक ही जगह देखो कोस साइन कोस कोस, तो कोस साइन, तो यहाँ पे a की जगह 2t है और b की जगह t है, तो मैंने यहाँ पे a की जगह 2t b की जगह t रख दिया। तो इधर ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो जहां जहां a है वहां पे 2t रख दी मैंने और जहां b है वहां t रख दिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी 1/2 साइन, एक मिनट, साइन 3t माइनस के साइन t। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, एक मिनट, इसको यहाँ से रफ कर दो। यहाँ पे देखना cos x तो एज इट इज है, ये मैंने बाहर ले लिया था। अब मेरे पास इसकी बात आ रही थी इंटीग्रेशन, इसकी बात आ रही थी इसको कैसे करें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली यहाँ पे, ये, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर दूं तो वही काम यहाँ पे किया है। ये एज इट इज 3 cos x, ठीक है। और इसकी जगह मेरे पास क्या है, ये साइन
3t माइनस के साइन टी, और जो ये 1/2 है ये मैंने बाहर ले लिया क्योंकि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। और सब चीजें एज इट इज है। ठीक है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली अब हम ये 3 sin x एज इट इज रहेगा, जो 1/2 होगा वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन एज इट इज है। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब नीचे वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा cos 2t और cos t। जब मैं पुट करूँगी तो यहाँ पे आएगा 1/2 cos 2t प्लस के t प्लस cos 2t माइनस के t। ठीक है, ओके बेटा, देखो फॉर्मूले से a की जगह 2t, b की जगह t पुट किया, 1/2 cos a की जगह 2t, b की जगह t। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे 1/2 cos 3t और प्लस के cos t, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी। देखो यहाँ तक तो समझ आ गया। 3 sin x एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे देखना 3 sin x एज इट इज है मेरे पास, इंटीग्रेशन x से पाई तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पे cos 2t और dt, cos 2t और cos t की वैल्यू क्या है मेरे पास ये, तो यहाँ पे 1/2 cos 3t प्लस के cos t, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, और dt। अब ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर, जब ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो इसको मैं लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा ना, तो 3/2, तो वो चीज़ लिखी हुई है sin x है। ठीक है, और ये वैल्यू लिखी हुई है cos 3t प्लस के cos t। क्लियर हो गया बेटा कैसे कैसे हमने किया ये? ठीक है, अब देखो इतना काम तो हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, तो हम किस तरीके से करेंगे वो चीज ध्यान देना बेटा। cos x एज इट इज है मेरा, यहाँ पे मेरे पास क्या है 3/2 cos x। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन है उसको ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे हम अंदर ले जाते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन 0 से x sin 3t और dt माइनस 0 से x, इंटीग्रेशन 0 से x sin t, और यहाँ पे आ जाएगा dt। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख लेते हैं जो आसानी से आ जाए। यहाँ पे cos x प्लस के 3/2 cos x, और ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x sin 3t dt माइनस के 0 से x sin t, और ये हो गया dt। बात समझ आई? ये ब्रैकेट बंद। हमने ये इंटीग्रेशन sin t dt एक साथ ले लिया, और फिर माइनस ये एक साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 3/2 मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3/2 sin x बाहर, और ये मेरे पास इंटीग्रेशन x से पाई हो जाएगी बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos 3t, और यहाँ पे dt प्लस x से पाई इंटीग्रेशन है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा cos t, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास dt। देखो बात समझने की कोशिश करना, ये एज इट इज है, ये अंदर dt और ये अंदर cos t dt। ठीक है, इतना के लिए। अब हमारा इसकी इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं बताऊंगी किस तरीके से करना, उसी हिसाब से कर लेते हैं, छोटे लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे रहने देती हूँ, अब इसकी लिख देती हूँ मैं इंटीग्रेशन। अब देखो
यहाँ पे मैं अगर बात करूँ इसकी साइन टी की, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला कि जिससे दिक्कत ना हो। तो मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स का, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कोस एक्स प्लस के सी, माइनस के कोस एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस के कॉस टी, और टी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 से एक्स। इतना क्लियर हो गया। साइन, देखो साइन एक्स का कोस माइनस के कोस एक्स होता है, तो साइन टी का माइनस कोस टी प्लस ये सब मेरे पास एज इट इज। अब देखो ये भी एज इट इज अभी ऐसे रहने दो। देखो मैं कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, अभी आपको दिखा देती हूँ फिर लिखते हैं। कोस एक्स का क्या हो गया साइन, कोस एक्स का साइन एक्स तो कोस टी का साइन टी, ठीक है। और यहाँ पे एक्स से पाई, और ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास जो यहाँ पे रह गया वो रह गया 0 से एक्स साइन 3t dt, और यहाँ पे रह गया मेरे पास x से पाई cos 3t एंड dt। तो अब इसको कैसे करना वो ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ एक बार। 0 से x साइन 3t को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे dt। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि 3t जो होगा वो मेरे पास होगा z के इक्वल। तो यहाँ पे 3dt इक्वल टू क्या होगा dz, डिफ्रेंशिएशन कर दी, ठीक है, डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे यहाँ पे dt की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे dt की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास वो क्या आएगी dz अपॉन 3। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखो साइन 3t, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन z, और dt की जगह क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे dz बाय 3। अब देखो जब मैंने यहाँ पे ये चीजें मतलब सारा का सारा जेड में ले आई, तो यहाँ पे जो लिमिट आएंगी वो भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो भी तो जेड में आएंगी। तो देखो अब यहाँ पे ये किस तरीके से करना है, जब मेरे पास t बराबर 0 होगा तब मेरे पास z क्या आएगा, t की वैल्यू 0 पुट करो तो z की वैल्यू 0। तो यहाँ पे t 0 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब मेरे पास t की वैल्यू x होगी तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बेटा, t की जगह x रख दो तो 3x, तो यहाँ पे 3x। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये चेंज होगी मेरे पास, नीचे बेटा 3 रहने देना, ठीक है, ओके। यहाँ पे 0। अब देखो ये 1/3 मेरे पास बाहर, क्योंकि ये मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। 0 से 3x और यहाँ पे साइन जेड और टी जेड। अब अभी मैंने आपको बताया है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस के कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखनी है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन जेड का माइनस के कॉस जेड, कॉस जेड, और यहाँ से 0 से 3x, तो 1/3 पहले ये लिख देते हैं अब यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जगह सॉल्व करके हम क्या ले आए बेटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/3 माइनस के कॉस जेड 0 से 3x, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखो, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x से पाई कॉस 3t डी, इसकी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे भी हम लेट करेंगे 3t इक्वल टू जेड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3dt इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ से मेरे पास dt की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dz/3, ठीक है। मेरे को dt की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास 3t की जगह z आ गया और t की जगह और dt की जगह dz/3 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे देखो t वेरी कर रहा था x से पाई, मतलब अपर लिमिट ये है लोअर लिमिट ये है, ठीक है। अपर
और लोअर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये तो टी की थी, अब मैं जेड के केस में देखूंगी तो कैसे करेंगे हम। जब हमारे पास टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, तो मेरे पास जेड क्या आएगा, 3x। तो यहाँ पे देखो t इक्वल टू एक्स यहाँ पे था, तो z की वैल्यू आई 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3x। और जब मेरे पास t इक्वल टू पाई होगा तो z की वैल्यू क्या होगा, 3 पाई होगा, तो 3 पाई आ जाएगा यहाँ पे। इतना क्लियर। आप देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो ये है 1/3, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे 3x और 3 पाई, और यहाँ पे cos z और dz। और मैंने अभी आपको बताया है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो 1/3 cos z का sin z, और यहाँ पे 3x से 3 पाई, और यही वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं, जो ये है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगी, ठीक है। बात समझ आई बेटा, ये है, इसको सॉल्व किया हमने, और ये वैल्यू जो आई है वो यहाँ पे रख दी। अब क्या करना है हमें, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये चीज एज इट इज रहेगी, ये लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो देखो यहाँ पे आगे देखना, cos x प्लस के 3/2 cos x, cos x प्लस के 3/2 cos x, ये एज इट इज है। अब यहाँ पे 1/3, अब देखो यहाँ पे रखूंगी माइनस के cos 3x, 1/3 माइनस के cos 3x, फिर देखो अपर लिमिट रखी, फिर माइनस में आएगा लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में यहाँ पे z की जगह 0, तो माइनस के cos 0, ठीक है। इतना क्लियर बेटा, ये आ गया, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन, फिर ब्रैकेट में अंदर देखो x की जगह, वो t की जगह x पुट करना है, तो माइनस के cos x, ब्रैकेट माइनस के cos x, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस के लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो cos, माइनस के cos 0, तो माइनस के cos 0, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई, इसको अभी रफ कर देते हैं यहाँ से। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 3/2 sin x, और ये 1/3 है, 3/2 sin x, और यहाँ पे 1/3 ब्रैकेट में। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होगा, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो sin 3 पाई माइनस के 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 3 पाई माइनस के 3x, sin 3x, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पे होगा sin पाई माइनस के sin x, तो यहाँ पे प्लस साइन sin पाई माइनस के sin x, ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। cos x एज इट इज, प्लस के 3/2 cos x एज इट इज, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो 1/3 cos 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/3 प्लस के 1/3, ठीक है। और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, मेरे पास cos 0 की वैल्यू देखो यहाँ पे आएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे बाहर माइनस है, cos 0 की वैल्यू 1, ये माइनस यहाँ पे, इस चीज को ध्यान देना, cos 0 की वैल्यू 1 रख दी, यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और ये बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/3, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस cos x, अब सेम यहीं पे cos 0 की वैल्यू 1, माइनस साइन ये आ रहा है, बाहर भी माइनस साइन है, और एक साइन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस के 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 1, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा इतना, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ तक, अब ये प्लस 3/2 sin x एज इट इज। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये sin n पाई जो होता है हमारे पास, n पाई वो होता है 0,
एन की जगह चाहे कुछ भी हो, ठीक है, साइन एन पाई, तो साइन 3 पाई मेरे पास क्या हो जाएगा 0, साइन पाई क्या हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक है। और देखो ये 1/3 साइन, ये 0 बन गया यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 बन गया, माइनस के साइन 3x हो गया ये, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 1/3 से ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे करूंगी तो साइन 3x/3, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू 0 माइनस के साइन x। कर दिया बेटा इतना काम। अब आगे चलो, ठीक है। अब cos x प्लस के 3/2 cos x, अब यहाँ पे ये एज इट इज, यहाँ पे मैंने cos x रखा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे -1 है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 1/3 माइनस के, यहाँ पे 1 माइनस के 3, टेकिंग एलसीएम ना, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो गया मेरे पास 3, 1 माइनस के 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/3, तो ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखो, ये एज इट इज, अब यहाँ पे 0 हटा दिया मैंने, ये चीज और ये, ठीक है। यहाँ पे cos x, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे सब, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3/2 cos x एज इट इज, ये फिर प्लस 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 3/2 cos x और ये वाला cos x, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 3/2, देखो प्लस माइनस माइनस 3/2 2, और यहाँ पे था 2/3, अभी मैंने यहाँ पे किया नहीं है, सीधा डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इस चीज को ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या होगा 3/2, यहाँ पे 3/2 cos x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस के 2/3, ओके क्लियर। अब यहाँ पे देखो 3, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3/2 साइन x, और ये वाला पोर्शन प्लस माइनस माइनस 3/2 साइन x, ठीक है। अब आगे करते हैं बेटा, यहाँ पे मेरे पास cos x एज इट इज, अब देखो यहाँ से इस 3 से ये 3 कैंसिल, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 1/2 cos x, यहाँ पे cos 3x प्लस यहाँ पे 3/2, सेम चीज है, मल्टीप्लाई हो रही तो cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos x, ठीक है। अब इस 3 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 1/2 साइन x और साइन 3x, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 साइन x और साइन x, देखो यहाँ पे साइन x है ना, यहाँ पे साइन x, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है, सेम चीज है, मल्टीप्लाई हो रही तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे इस वाले पोर्शन में और इसमें, दोनों चीज सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग मेरे पास देखो, अब स्क्वायर कोस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x, इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 कोस स्क्वायर x माइनस के 3/2 साइन स्क्वायर x, इतना क्लियर। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये एक साथ ले लेते हैं, माइनस के 1/2 cos x cos 3x माइनस के 1/2 साइन x साइन 3x, इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3/2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस के 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x cos 3x, ठीक है, प्लस साइन x साइन 3x, इतना क्लियर हो गया बेटा। देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर आप देख रहे हो तो बेटा ये हमें कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड लग रही है, और ये भी। तो अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री में तो cos 2x इक्वल टू होता है
कॉस स्केयर एक्स माइनस के साइन स्केयर एक्स। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, तो इसकी जगह आ जाएगा cos 2x माइनस के 1/2। अब देखो सेकेंड जो ये वाली टर्म है इसका देखो यहाँ पे, अगर a की जगह मैं यहाँ पे, ठीक है, a की जगह मैं रख दूं यहाँ पे सिंपल सा x रख लो या 3x, ठीक है, b की जगह रख दूं मैं यहाँ पे 3x, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, cos x माइनस के 3x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इधर लिख लेती हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे cos x माइनस के 3x इक्वल टू ये हो जाएगा, cos a की जगह x रखना है और b की जगह रखना है 3x। ठीक है, प्लस साइन x साइन 3x। अब आप देखो बेटा मैच करो, cos x 3x cos 3x, साइन x साइन 3x, तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो मैं ये लिख सकती हूँ बाय दिस फॉर्मूले। ठीक है, बात समझ आई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos x माइनस के 3x। ठीक है, अब यहाँ से ये सब का पूरा रफ, अब देखो यहाँ पे 3/2 cos 2x माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ cos माइनस के 2x। अब बेटा आपको ये चीज पता है cos माइनस, एक मिनट, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस होता है तो वो सिंपली cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय दिस हम लिख सकते हैं cos 2x, ये माइनस बाय, देखो यहाँ पे माइनस है, इसकी जगह मैं अगर थीटा की जगह 2x पुट करूँ तो ये आ जाएगा ना, तो बाय दिस हम ये चीज इसको, सॉरी बेटा, इसको मैं ये लिख सकती हूँ cos 2x, तो इसकी जगह मैं cos 2x लिख दिया। ठीक है, माइनस साइन हट जाता है, गायब हो जाता है cos के केस में, cos माइनस थीटा cos थीटा। अब देखो यहाँ पे भी cos 2x है, यहाँ पे भी cos 2x है, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया बाहर, तो मैंने cos 2x बाहर ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 3/2 माइनस के 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है, और यहाँ पे 3 माइनस के 1, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x, और ये हो जाएगा 2/2 cos 2x, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos 2x। अब ये किसकी वैल्यू आई, RHS की, RHS को ही तो सॉल्व कर रहे थे हम, RHS को सॉल्व कर रहे थे, तो RHS की वैल्यू मेरे पास cos 2x आ गई। ठीक है, तो यहाँ से RHS की वैल्यू निकल के आई मेरे पास cos 2x। ठीक है, और LHS की वैल्यू मेरे पास क्या थी, यहाँ पे LHS u of x था ना, और इसकी वैल्यू थी cos 2x। इतना क्लियर बेटा। ठीक है, LHS ये था u of x और इसकी वैल्यू क्या cos 2x, और RHS को जैसे हमने पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास भी आया cos 2x, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू बेटा RHS, और जैसे ही LHS इक्वल टू RHS हुआ तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है। ठीक है, इतना क्लियर। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, फिर हम लिखेंगे LHS, फिर लिखेंगे RHS। इतना क्लियर हो गया। LHS और RHS में सेकेंड स्टेप में हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन u of x जो है प्रेजेंट है, LHS में भी है RHS में भी प्रेजेंट है, तो LHS में वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आ गई सिंपल, RHS में वैल्यू रखी, थर्ड स्टेप
जो चलता है, ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू रखी और उस पूरे को हमने क्या किया बेटा, सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई cos 2x, ठीक है, ये आ गया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फिर LHS और RHS को देखना है। देखा तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।